इसके पहले मैंने आप लोगों के बीच पार्लियामेंट्री प्रोसेस की चर्चा की थी, और चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो थीम होता है वो रिस्पांसिबल गवर्नमेंट्स की होती है। सरकार को कैसे उत्तरदायी बनाया जाए, सरकार को कैसे पार्लियामेंट के फ्लोर पर कंट्रोल किया जाए, व्यवस्थापिका के हाथों में वो कौन से नियंत्रण के साधन दिया जाए जिससे गवर्नमेंट्स को फुल्ली रिस्पांसिबल बनाया जाए। इसी सिलसिले में मैंने पहला पार्ट आपके सामने लाया था, जो आप लोगों के बीच में वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, देखे होंगे। नियंत्रण के साधन के रूप में सिविल सर्विसेज का मेंस का सवाल भी है और प्रारंभिक परीक्षा का भी सवाल है कि व्यवस्थापिका कैसे कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, या कार्यपालिका को नियंत्रित करने के क्या साधन हैं। तो नियंत्रित करने के साधन के रूप में मैंने आप लोगों को बताया था कि उस संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल से, क्वेश्चन आवर से इसकी शुरुआत होती है कि प्रश्नकाल के माध्यम से कैसे व्यवस्थापिका गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करती है। प्रश्नकाल प्रत्येक सदन की पहली बैठक का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है, और ऐसे प्रश्नकाल में सामान्यतः 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिस पर मैंने चर्चा किया है। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्पकालीन सूचना के प्रश्न। उसके बाद मैंने आप लोगों के सामने आधे घंटे की चर्चा भी किया। आधे घंटे की चर्चा के बाद मैं आप उस संसदीय प्रक्रिया का अगला स्टेप नियंत्रित करने के साधन के रूप में स्थगन प्रस्ताव, एडजर्न मोशन प्रपोजल, स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। हम इसे स्थगन प्रस्ताव कहें या काम रोको प्रस्ताव कहें, यह भी सरकार के ऊपर नियंत्रण लगाने का एक साधन है। यदि स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, पास हो जाता है, तो इसके पास होने पर सरकार गिरती नहीं, यानी उसको रिजाइन देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यह सरकार की बहुत बड़ी निंदा मानी जाती है। स्थगन प्रस्ताव के लिए क्या जरूरी है? तो विपक्ष का यानी व्यवस्थापिका को कोई भी सदस्य यदि सरकार के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव लाता है तो इसकी पहली शर्त है कि तभी लाया जाएगा जब विषय कैसा होना चाहिए? अविलंबनीय, लोक महत्व का विषय, लोक महत्व का विषय, यानी सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? पब्लिक अर्जेंट इशू का होना चाहिए। एक बात। दूसरी शर्त क्या है? लक्ष्यपरक होना चाहिए, लक्ष्यपरक होना चाहिए। लक्ष्यपरक का सेंस कि उससे कोई लक्ष्य हासिल किया है, यानी गवर्नमेंट्स के सामने कोई भी इवेंट्स होता है, गवर्नमेंट्स के रिजीम में कोई इवेंट्स होता है, तो उस इवेंट्स को लेकर अगर एडजर्न मोशन प्रपोजल लाया जाता है तो लाने का उद्देश्य होना चाहिए कि इसको लाकर हम उस उद्देश्य को हासिल कर सकें। लक्ष्यपरक होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण चीज, स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। इसका स्वरूप स्पष्ट हो। 3 शर्तें हैं। अब लाने के लिए क्या करना होगा? तो लाने के लिए लाएगा कौन? कोई सदस्य लाएगा। किसका सदस्य? व्यवस्थापिका का सदस्य। व्यवस्थापिका के सदस्य में हम अगर स्पेसिफिक कर दें तो अपोजिशन, विपक्ष। सत्ता पक्ष से सवाल सत्ता पक्ष का ही कोई नहीं पूछेगा, अनुशासन इसकी अनुमति नहीं देगा, तो सवाल पूछेगा कौन? अपोजिशन पूछेगा। अपोजिशन में कौन? कोई मेंबर। अब सवाल पूछने के लिए जरूरी है क्या कि सुबह 10 बजे लिखित सूचना देनी होगी। किसको लिखित सूचना देनी होगी? लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, और किसको? लोकसभा महासचिव,
और तीसरा, संबंधित मंत्री को लिखित सूचना, जो भी विपक्ष का कोई सदस्य स्थगन प्रस्ताव लाता है तो इसके लिए उसे सुबह 10 बजे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा के महासचिव को, संबंधित मंत्री को लिखित सूचना देनी होगी। सामान्यतः ऐसा स्थगन प्रस्ताव शून्यकाल के बाद लाया जाता है। शून्यकाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय तथा भोजनावकाश से पहले का समय शून्यकाल कहलाता है। तो यह समय होता है 12 से लेकर 1 बजे। तो शून्यकाल के बाद का मतलब होता है 1 बजे के बाद। शून्यकाल के बाद इस स्थगन प्रस्ताव को लाया जाएगा। जब विपक्ष का कोई सदस्य इस स्थगन प्रस्ताव को लाएगा, यह सारी शर्तें पूरी करेगा, तो पूरी करने के बाद अध्यक्ष क्या कहेगा कि सदन की अनुमति लीजिए। और सदन की अनुमति के लिए जरूरी है कि स्थगन प्रस्ताव लाने वाला सदस्य जब स्थगन प्रस्ताव को लाएगा तो सदन के कम से कम 50 सदस्य समर्थन करें। 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अब 50 सदस्यों ने अपनी अनुमति दे दिया, नहीं समर्थन दे दिया, तो स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। अब इस स्थगन प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो चर्चा सामान्यतः शाम के 4 बजे से 6:30 बजे तक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होती है। अगला दिन भी कंटिन्यू हो जाता है। अब इसका अर्थ हम समझें। स्थगन प्रस्ताव का अर्थ क्या है? कोई घटना घटित हुई, जैसे जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। विपक्ष का यह कहना कि जहरीली शराब के पीने से मौत हो गई, अध्यक्ष महोदय सदन की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को स्थगित कीजिए, यानी तत्कालिक जो कार्रवाई चल रही उस कार्रवाई को स्थगित कीजिए और शराब पीने से जो मौत हुई है उस पर सदन में चर्चा किया जाए। अब इस स्थगन प्रस्ताव के पास होने पर सरकार के सेहत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि यह सरकार के विरुद्ध एक निंदा मानी जाती है। आखिरी महत्वपूर्ण बात सिविल सर्विसेज के लिए यह भी जान लीजिए, क्योंकि पूछा हुआ सवाल है कि स्थगन प्रस्ताव के लिए जो सब्जेक्ट है कि कौन सा ऐसा विषय है जिस विषय को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। जैसे पहला, देश की राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर। दूसरा, बेरोजगारी। तीसरा, अराजकता। चौथा, बाढ़ हो, सूखा हो। पांचवी चीज, रेल दुर्घटनाएं। ये देखिए 5 सब्जेक्ट है। अगर रेल दुर्घटना होती है, देश में कहीं पर फ्लड आ जाता है, कहीं पर एकदम पूरी तरह सूखा पड़ जाता है, या एनार्की की स्टेट पैदा हो जाता है, या अनएम्प्लॉयमेंट्स को लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है, देश के पॉलिटिकल स्टेटस को लेकर कोई हालात पैदा होते हैं, तो ऐसे विषय के लिए कहा जाता है कि स्थगन प्रस्ताव उपयुक्त नहीं है, यानी स्थगन प्रस्ताव के लिए यह विषय उपयुक्त नहीं है। कहने का आशय मेरा कि देश की राजनीतिक स्थिति के लिए, बेरोजगारी के लिए, अराजकता के लिए, बाढ़ या सूखा या रेल दुर्घटना के लिए या अपहरण के लिए स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो लाया किसके लिए जाएगा? इन विषयों के अलावा कोई अगर घटना घटित हो जाती है,
इस विषय के अलावा कोई अगर घटना घटित हो जाती है, जैसे मान लीजिए जहरीली शराब के पीने से मौत, देश के किसी भाग में सांप्रदायिक दंगा फैल गया, सार्वजनिक उपक्रम बंद हो जाता है, या सार्वजनिक क्षेत्र में कोई हड़ताल हो जाता है, तो ये जितने विषय हैं, ये 6 विषय मैंने लिखा है, ये स्थगन प्रस्ताव के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। ये भी नियंत्रण का एक साधन है। इसका अगला स्टेप मैं बताऊं, जिसे आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पार्लियामेंट्री सिस्टम को भारत की देन कहा जाता है। यानी जिस प्रकार शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, अल्पकालीन सूचना के प्रश्न पार्लियामेंट्री सिस्टम को भारत की देन कहा जाता है, वैसे ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी भारत की देन कहा जाता है। 1954 में इसकी भारत में शुरुआत हुई है। यानी पूरे विश्व में जिन देशों में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये हमारे देश की देन है। 1954 में इसकी भारत में हमारे देश में शुरुआत हुई। स्थगन प्रस्ताव के जैसे ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। इसके लिए विषय कौन सा होता है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए पहले हम कंडीशन की चर्चा करें। पहला कंडीशन क्या कहता है कि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? पब्लिक अर्जेंट इशू का होना चाहिए। यानी विषय अविलंबनीय लोक महत्व का होना चाहिए। यानी ऐसा विषय होना चाहिए जिस पर डिस्कस करना अर्जेंट हो, जरूरी हो। दूसरी बात कि सुबह 10 बजे इसकी सूचना देनी होगी। किसको? महासचिव को। लोकसभा के महासचिव को इसकी लिखित सूचना सुबह 10 बजे देनी होगी। अब इस स्थगन प्रस्ताव के लिए कौन सा विषय उपयुक्त है? यानी कौन सी ऐसी घटना हमारे देश में घटित होगी जिसके संदर्भ में विपक्ष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएगा? जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में हड़ताल, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है, उस पब्लिक सेक्टर में अगर स्ट्राइक हो जाए। दूसरा, ऐसे पब्लिक सेक्टर में सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र को सरकार के द्वारा बंद कर दिया जाए। आज आप देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर हैं जिनको बंद किया जा रहा है। तीसरी बात, देश के किसी भी भाग में दंगा हो जाए, उसके संदर्भ में भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। चौथा, खाद्यान्न संकट। पांचवी बात, बाढ़ हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, वायु सीमा का उल्लंघन हो, सीमावर्ती झगड़े हों, ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए उपयुक्त विषय कहे जाते हैं। अब इसका थीम समझें कि अगर पब्लिक सेक्टर में कहीं स्ट्राइक हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वह अर्जेंट इशू है, पब्लिक अर्जेंट इशू है। सीमावर्ती झगड़े हो जाए, जो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, या वायु सीमा का उल्लंघन, यह भी इंटर स्टेट वायु सीमा का उल्लंघन होता है। खाद्यान्न संकट हो जाए, या बाढ़ आ जाए, या सूखा पड़ जाए, तो विपक्ष का यह कहना कि इतना महत्वपूर्ण विषय है, इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, इसलिए अध्यक्ष महोदय हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से पूरे के पूरे सदन का हम इस विषय की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं।
अगर यह धनाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित मंत्री के द्वारा इस विषय पर जवाब दिया जाता है। और जवाब आप लोग अपने देश के बारे में जानते होंगे कि मंत्रीगण का क्या जवाब होता है। घटना घटित हुई, जो भी परिवार उससे प्रभावित हुआ, हमारी संवेदनाएं उसके साथ हैं। जो भी उसके विरुद्ध दोषी, जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए हम जांच समिति के गठन की घोषणा करते हैं। और जो इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, उस इंक्वायरी कमेटी का क्या आलम होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। सरकार के ऊपर नियंत्रण लगाने का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यह भी एक साधन। अब सबसे महत्वपूर्ण साधन की तरफ चलें कि कैसे कार्यपालिका को, यानी हमारी भारत सरकार को नियंत्रित किया जाए, वो भी कहां पर, पार्लियामेंट के फ्लोर पर। उसका जो हथियार है वो वेपन्स है नॉन कॉन्फिडेंस बिल, जिसे हम अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। नॉन कॉन्फिडेंस बिल, अविश्वास प्रस्ताव। यूपीएससी में आप लोग देखिएगा 2016-17 में यह सवाल पूछा हुआ है। और चूंकि जब यूपीएससी में सवाल पूछता है तो फैक्चुअल सवाल उसमें भी होते हैं, पीसीएस में भी फैक्चुअल सवाल होते हैं। फर्क है दोनों में कि यूपीएससी जब फैक्चुअल सवाल पूछता है तो केवल एक ही फैक्ट्स नहीं, कई फैक्ट्स दे देता है। और यूपी कमीशन में या और भी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्या है, केवल एक फैक्ट्स देता है। तो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी है कि इसके बारे में हमारी एग्जॉस्ट तैयारी है, यानी जितने इस अविश्वास प्रस्ताव के अंतर्गत विषय हों वो सब हम जाने। जैसे अविश्वास प्रस्ताव लाया कहां जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में या हाउस ऑफ पीपल्स में, लोकसभा में। राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए, जैसा मैंने पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको बताया कि प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता होता है, सदन का नेता जिसे कहते हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, बहुमत दल का होगा। बहुमत दल जिसे अपना नेता चुने उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री जिसे कहे उसे राष्ट्रपति अन्य मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। तो प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, किंतु यह जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए, कन्वेंशन ये है, ट्रेडिशन है। ब्रिटेन का जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है वो पूरी तरह कन्वेंशन बेस्ड है, परंपराओं पर आधारित है। आज 21वीं शताब्दी है और इस 21वीं शताब्दी में भी ब्रिटेन के लोग अपने परंपराओं को गले लगाए हुए हैं। आप इतिहास उठाकर देखें, अगर 1688 से हम लेकर देखें और आज तक देखें तो ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर नहीं होता है, क्योंकि ये कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, परंपरा है। लेकिन हमारे वहां परंपराएं टूटी हैं कि प्रधानमंत्री अगर जैसे श्रीमती गांधी थी, जैसे मनमोहन सिंह थे, जैसे एच.डी. देवगौड़ा थे, ये लोग लोकसभा के सदस्य थे नहीं। अगर प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य है, या मान लीजिए कि प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री नियुक्त हो गया, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा, अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाएगा। अब हम कहें कि प्रधानमंत्री अगर लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य है, या कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है, और ऐसे हालात में अविश्वास प्रस्ताव जब लोकसभा में लाया जाएगा और लोकसभा में वोटिंग होगी, तो प्रधानमंत्री या मंत्री जो लोकसभा का सदस्य नहीं है वो उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो ऐसे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पहली बात क्या मैंने कहा आपसे कि यह लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं है, एक बात। दूसरी चीज, इसके लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है। किस कारण से लाया जा रहा है, इस कारण बताना जरूरी नहीं। देखिएगा, यूपीएससी में यही हिट किया था, 4 विकल्प दिया था, उसमें दिया था कि निम्न में से कौन अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में सही है।
तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए, अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रही है तो उसके लिए कारण बताना जरूरी नहीं है। तीसरी बात, इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन करना जरूरी है। यानी कोई भी अगर विपक्ष का सदस्य अविश्वास प्रस्ताव को लाता है तो उसके लिए उसका लाना जरूरी है, तो उसके साथ साथ 50 सदस्यों का समर्थन करना भी जरूरी है, अन्यथा स्वीकृत नहीं होगा। तीसरी बात कि दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव यानी एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो दूसरी बार तभी लाया जाएगा जब 6 महीना का समय व्यतीत हो चुका हो। तो दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव 6 माह के बाद ही लाया जाएगा। यह कंडीशन है कि दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव तो 6 महीना के बाद ही लाया जाएगा। अब ये आप लोगों को सामान्य रूप से मालूम है कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में फर्क होता है कि विश्वास प्रस्ताव रूलिंग पार्टी लाती है और विश्वास प्रस्ताव जैसे शुरू होता है उस पर बहस तो प्रधानमंत्री उसकी शुरुआत करता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में आप देखेंगे कि अब लास्ट में प्रधानमंत्री बोलता है। विश्वास प्रस्ताव में शुरुआत प्रधानमंत्री करता है, विश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में प्रधानमंत्री अंत करता है। अब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो जाहिर सी बात है कि लाया कहां जाएगा? लोकसभा में। हम कहें कि यही लोकसभा है, यही लोकसभा है और लोकसभा सदस्यों की संख्या कुल आपको मालूम है 545। अगर आज की तारीख में लाया जाता है और आज सदन में मौजूद हैं कितने सदस्य? 530। इसको हम कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो जितने सदस्य मौजूद होंगे उसका बहुमत होगा। तो 530 अगर आज उपस्थित हैं सदन में तो जाहिर सी बात है कि जो उपस्थित हैं वही क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। अब 530 का बहुमत कितना होता है? तो 266, 266। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उस अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या होगी देखते हैं। अब डिबेट होता, चर्चा होता है, विपक्ष के द्वारा बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, सरकार के ऊपर हमला किया जाता है और लास्टली प्रधानमंत्री के द्वारा उन सारे सवालों का जवाब दिया जाता है और अंत में क्या होता है? उस पर वोटिंग होगी। वोटिंग होगी। अब वोटिंग की गई तो आप देखेंगे कि ये अध्यक्ष महोदय हैं, अध्यक्ष के बाएं साइड अपोजिशन बैठता है, राइट साइड में रूलिंग पार्टी बैठती है। अब वोटिंग हुई, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग होगी और उसके विपक्ष में वोटिंग होगी। अब सोचना हमको यह है कि अध्यक्ष के दाएं साइड में पक्ष यानी सत्ता पक्ष है और उसके बाएं तरफ विपक्ष है। लाया कौन है? विपक्ष। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करेगी, ये इसके पक्ष में वोटिंग करेंगे और सत्ता पक्ष की कोशिश यह होगी कि अविश्वास प्रस्ताव पास ना हो। तो मैं यह कह सकता हूं कि सत्ता पक्ष अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में वोटिंग करेगी। वोटिंग हुई और पता यह चला कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। तो अविश्वास प्रस्ताव के पास होने का मतलब यह साबित हो गया कि सरकार लोकसभा में बहुमत में नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव के पास होने का अर्थ कि सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। मैं आपको घटना बता रहा हूं, 2008 की घटना में बता रहा हूं आपको कि 2008 में क्या हुआ। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन व्यवस्था, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो थीम है आपको मालूम है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सामूहिक रूप से सरकार उत्तरदायी होती है। एक मंत्री कार्य करेगा
तो उस एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पास होने का मतलब पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार किसकी होगी? तो उस राजनीतिक दल की होगी जिससे बहुमत होगी। आज के दौर में आप देखेंगे कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास बहुमत से ज्यादा सीट है। बहुमत से ज्यादा 282-84 सीट उसकी लोकसभा की अकेले है। और अगर कोलिशन की बात करें, एनडीए की बात करें, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें, तो उनके पास 325 सीट हो जाती है, यानी बहुमत है। तो ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल को अगर बहुमत प्राप्त होता है तो ऐसे बहुमत वाली सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता। लाया कब जाएगा? तो लाने की देखिए हालात हैं क्या कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुमत ना हो। अगर किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत ना हो तो क्या कंडीशन क्रिएट होगा कि कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाए। और जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। कई दलों ने समर्थन दिया, बन गई सरकार। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जिनके नेतृत्व में एनडीए का गठन हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि 2004 में जब इलेक्शन हुआ तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो मनमोहन सिंह यूपीए के नेतृत्व किए उन्होंने, वो भी गठबंधन की सरकार थी। अब ऐसे गठबंधन की सरकार में आप देखेंगे क्या कि सबकी अपनी अपनी शर्तें होती हैं। बार्गेनिंग फेडरलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया है कि कोई भी दल जब समर्थन देता है तो उसकी अपनी शर्त होती है कि इतना हमको मंत्री पद चाहिए, ये मंत्रालय चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कि गठबंधन की कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जो वाकई में मजबूर होती हैं, हमें मजबूर कर देती हैं, करना पड़ता है। तो ऐसे में बार्गेनिंग फेडरलिज्म में समर्थन देने वाला दल शर्त रखता है, सौदेबाजी करता है कि हमको फला मंत्रालय चाहिए, हमें इतने कोटे का मंत्री चाहिए। दे दिया, मिलजुल कर सरकार बनी। सारे दल जिन्होंने समर्थन दिया वो आपस में मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाते हैं कि इतने 5 वर्षों तक हमारी सरकार इस मैनिफेस्टो पे काम करेगी। देखिए क्या हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार थी और मैं जहां तक उसे कहता हूं कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए या अपने देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं उसको। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेफ्टिस्टों का समर्थन था, समर्थन दिए थे, 60 तक उनके एमपीज थे। उसी दौरान आप देखेंगे कि बराक ओबामा का भारत दौरा हुआ था, राष्ट्रपति था संभवतः, बराक ओबामा का भारत दौरा हुआ। और दौरा होने के बाद भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता 2008 दोनों देशों के बीच ये एक समझौते की बात थी। ये मैं उपलब्धि इसलिए मानता हूं क्योंकि आप लोग जानिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कानून है जिसे हम हाइड एक्ट कहते हैं, हाइड एक्ट या 123 समझौता भी कहा जाता है उसको, 123 समझौता भी कहा जाता है। हाइड एक्ट क्या कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी ऐसे देश के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता नहीं करेगा जिसने एनपीटी पर, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न किया हो। 1969 में बना, 1970 में इंप्लीमेंट हुआ। क्या कानून कहता है 123 कि संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी ऐसे देश के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता नहीं करेगा जिसने एनपीटी पर दस्तखत ना किए हो। हमने तो नहीं किया, पाकिस्तान ने भी नहीं किया, इजराइल जैसा देश भी नहीं किया, एनपीटी पर हम लोगों ने सिग्नेचर आज तक नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि उसका कानून यह समझौता करने में रोड़ा था।
उस संयुक्त राज्य अमेरिका के इस हाइड एक्ट के बाद भी संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से यह समझौता कर रहा था, यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी। लेफ्टिस्टों ने कहा कि अगर भारत सरकार यूएसए के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता करेगी तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। मनमोहन सिंह का यह कहना कि एक बार नहीं 1000 बार अगर सरकार गिरेगी तो मैं सरकार को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन यह समझौता करूंगा। नतीजा यह निकला कि मनमोहन सिंह की सरकार ने इस परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया, यानी दोनों देशों के बीच इस एग्रीमेंट को लेकर सिग्नेचर हुआ। नतीजा यह निकला कि लेफ्टिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया। जब लेफ्टिस्टों ने समर्थन वापस लिया तो निश्चित रूप से सरकार क्या हो गई? माइनॉरिटी में हो गई, अल्पमत में हो गई। अब देखिए, चोर चोर मौसेर भाई, हम लोग के देश में तो यही है। हर पॉलिटिकल पार्टीज का एक सिद्धांत होता है, लेकिन हमारे देश में किसी भी राजनीतिक दल का अपना कोई सिद्धांत नहीं बचा है। अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन की शुरुआत हो चुकी है, अवसर की राजनीति चल रही है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? क्योंकि लेफ्टिस्ट तो आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब से भारतीय जनता पार्टी को विरोध करते हैं। लेकिन देखिए अब आप कि यहां पर उनका 36 का आंकड़ा हुआ, समर्थन वापस लिया। समर्थन वापस लेने के बाद उसी लोकसभा में जो विपक्ष के रूप में मौजूद थी, विपक्ष के रूप में मौजूद कौन था? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से लेफ्टिस्टों ने गठबंधन कर ली और कहा कि इस मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। नतीजा यह हुआ कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, भाषणबाजी हुई, चर्चा हुआ और लास्ट में मतदान। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया किसने? ये लाए, और इनके साथ साथ कौन लाया? लेफ्टिस्ट थे। लोकसभा में लाया गया, चर्चा हुई, वोटिंग हुई। तो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कौन वोटिंग करेगा? विपक्ष लोग करेंगे। वोटिंग हुई, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग हुई, पड़ा कितना? 255। और उसके विपक्ष में कितना पड़ा? 274, 274। इसका मतलब यह हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव इन लोगों ने मनमोहन सिंह सरकार के विरुद्ध लाया जरूर था, किंतु पास नहीं हुआ। यह साबित कर रहा था कि लोकसभा में अभी भी मनमोहन सिंह सरकार को बहुमत प्राप्त है। यानी अविश्वास प्रस्ताव 2008 में जिन भाजपा और वामपंथियों ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ लाया था, वह 19 मतों से पराजित हो गया। देखिएगा, यह सवाल पूछा हुआ है। तो विपक्ष के हाथों में सरकार को नियंत्रित करने के हथियार के रूप में चर्चा करें तो नॉन कॉन्फिडेंस बिल भी एक हथियार होता है। इसके बाद कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव नियंत्रण लगाने का मजबूत तरीका है। ऐसे कटौती प्रस्ताव से पीसीएस में भी सवाल पूछा है, यूपीएससी में भी सवाल पूछा है। तो उस कटौती प्रस्ताव के बारे में जानने के लिए देखिए, कुछ बातें आपका जानना जरूरी है। जैसे अगर मैं कटौती प्रस्ताव लिखूं, कटौती प्रस्ताव या कट मोशन प्रपोजल, कटौती प्रस्ताव क्या है? तो सीधे सीधे मैं कह सकता हूं कि सरकार क्या करती है? बजट को पेश करती है, और सरकार उस बजट में बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत से उसकी प्लानिंग्स होती हैं, बहुत से उसके सर्विसेज होते हैं जिसको शुरू करती है, और शुरू करने के लिए उसको पैसे की जरूरत होगी, ग्रांट्स की जरूरत होगी। तो सरकार पैसे की मांग करेगी, सरकार पैसे की मांग करेगी। विपक्ष कहेगी, क्या कहेगी? कि ज्यादा है, क्या किया जाए? कम किया जाए। तो मैं छोटे शब्दों में बताऊं कि कटौती प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है। अनुदान की मांग की राशि में कमी करने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। इसके लिए जरूरी है कि मैं थोड़ा सा इस बजट के बारे में चर्चा करूं, क्योंकि बजट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। जो बजट कहते हैं फ्रेंच शब्द है, थैला जिसका अर्थ होता है। हमारे संविधान में उल्लेख है, देखिए 112 से लेकर अनुच्छेद 112 से लेकर अनुच्छेद 117 तक बजट का पूरा प्रोसेस अनुच्छेद 112 से लेकर 117 तक प्रोविजन किया गया है। अनुच्छेद 112 में क्या है?
तो कहते हैं इसको वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल डिस्क्रिप्शन। एनुअल फाइनेंशियल डिस्क्रिप्शन, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको सामान्यतः बजट कहते हैं, जबकि दोनों में फर्क है। अब क्योंकि मैं बता दूं आपको कि वार्षिक वित्तीय विवरण में आय और व्यय के बारे में बताया जाता है, किस आय और किस व्यय। बीते हुए, अगर कोई पूछ दे कि 2021 और 22 में कितना आपने खर्च किया, बता ही नहीं पाएंगे। बताएंगे कब? बीते हुए समय के बारे में। तो वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बीते हुए वर्ष में कितनी प्राप्ति हुई, कितने विशेष हुए और कितने एक्सपेंस हुए, हम उसी को एनुअल फाइनेंशियल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। लेकिन जब इसका अगला स्टेप देखते हैं बजट के बारे में, तो जब सरकार बजट को पेश करती है, पेश करवाता कौन है? तो अनुच्छेद 112 में कहा है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्राप्ति और व्यय के बारे में जो प्राक्कलन होगा दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाएगा। किससे करवाएगा यह प्रोविजन नहीं, उसमें लिखा नहीं है। राष्ट्रपति बजट को प्रस्तुत करवाएगा। करवाएगा किससे? सरकार करेगी। तो जब सरकार बजट को प्रस्तुत करेगी तो बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण में फर्क है। वार्षिक वित्तीय विवरण बीते हुए वर्ष की प्राप्ति और व्यय के बारे में हमें बताता है कि 2019 में कितना मिला, कितना खर्च हुआ। बजट के बारे में, बजट भविष्यगत होता है कि आगामी यानी 2020 और 21 में कितना मिलेगा और कितना खर्च होगा, इसी का एस्टीमेट होता है, जिसको हम प्राक्कलन बोलते हैं। आगामी वर्ष का मैं लिख दूं यहां पर लेखा जोखा, हम उसी को बजट कहते हैं। तो बजट भविष्यगत होता है और वार्षिक वित्तीय विवरण बीते हुए वर्ष का होता है। एक और महत्वपूर्ण चीज कि अगर हम कहें कि 2018 और 19 का बजट सरकार ने पेश किया होगा, तो अब पेश करेगी 2019-20। तो जब सरकार 2019 और 20 का बजट पेश करेगी तो वित्त मंत्री क्या करेगा कि इस 2018-19 में प्राप्ति और व्यय बताएगा कि इतनी प्राप्ति के लिए हमने कहा था किंतु इतना हमें प्राप्त नहीं हुआ। सकल घरेलू उत्पाद इतना रखा गया, इतना नहीं मिला, या विकास दर हमारा इतना था, इतना नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो प्राइमरी क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सबका टारगेट होता है, तीनों को मिला लें तो औसत निकलता है, जिसको हम विकास दर कहते हैं। अब वित्त मंत्री क्या करेगा कि 2018 और 19 का जो बजट होगा, जिसमें प्राप्ति यानी जो लक्ष्य निर्धारित किया होगा, वो लक्ष्य अगर नहीं मिलता है तो उसके बारे में समीक्षा करता है, जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। कि टर्शियरी सेक्टर में इतना टारगेट था, नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, तो वित्त मंत्री उसके बारे में पूरा बताता है। इकोनॉमिक सर्वे करने के बाद फिर वित्त मंत्री क्या करता है? आगामी वर्ष का लेखा प्रस्तुत करता है कि हमें इतना मिलेगा और इतना खर्च होगा। अब देखिए कि सरकार ने क्या किया, आगामी वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। तो जाहिर सी बात है कि जिसे हम बजट कह रहे हैं, उस बजट में बहुत से प्रोग्राम होंगे, जैसे विधवा पेंशन, सामाजिक सेवा के बारे में, या वृद्धावस्था पेंशन, सड़क के लिए, रेलवे के लिए, शिक्षा को भी अगर बांटना चाहें तो आप बांट सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आदि आदि। ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं कि 2020 और 21 का बजट अगर सरकार ने पेश किया होगा तो उसमें क्या क्या होगा। तो सरकार कहेगी कि
1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसे हम करंट फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक विधवा पेंशन के लिए इतना पैसा चाहिए, 250 करोड़ रुपए चाहिए, इसके लिए इतना पैसा चाहिए। हम इसको कहते हैं कि सरकार क्या करेगी, अनुदान की मांग करेगी, डिमांड्स एंड ग्रांट्स। कहां पर? लोकसभा में। महत्वपूर्ण चीज है कि जब सरकार अनुच्छेद 13 का रहा हूं, अनुच्छेद 113 का सेक्शन 2, अनुच्छेद 113 के सेक्शन 1 में क्या लिखा है कि जो भारत की संचित निधि पर एक्सपेंसेस हैं, जो भारत की कंसोलिडेटेड फंड पर चार्जेस एक्सपेंडिचर हैं, जैसे राष्ट्रपति की उपलब्धियां, उसका भत्ता, उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता पेंशन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता पेंशन, ऐसा व्यय जो भारत सरकार पर भारित है या कोई न्यायाधिकरण बनाया गया है जिसका एक्सपेंस हो, वो सारे के सारे भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं। तो ये दूसरे प्रकार के भी व्यय हैं। अंतर क्या है कि जो व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है उस पर सदन में चर्चा होगी, वोटिंग नहीं होती है, वो कार्यपालिका के नियंत्रण से उसको मुक्त किया गया। दूसरे प्रकार के व्यय जैसे ये है, इस पर जब सरकार इनके लिए अलग अलग, विधवा पेंशन के लिए इतना पैसा, वृद्धावस्था पेंशन के लिए इतना पैसा, सड़क के लिए इतना पैसा, रेलवे के लिए इतना पैसा, सबके लिए स्पेसिफिक आपको बताना होगा कि इस प्रोग्राम के लिए हमको इतना पैसा चाहिए। तो जब सरकार अनुदान की मांग करेगी तो इस अनुदान की मांग पर लोकसभा में चर्चा होगी, राज्यसभा में भी चर्चा होगी, लेकिन राज्यसभा को वोट करने का अधिकार नहीं है। यानी राज्यसभा को फाइनेंशियल पावर नहीं दिया गया है। अनुदान की मांग पर, डिमांड्स एंड ग्रांट्स पर लोकसभा में चर्चा होगी, मतदान होगी। मतदान में राज्यसभा के सदस्यों को भाग लेने का अधिकार नहीं है। तो जब सरकार अनुदान की मांग करेगी कि हमको इसके लिए इतना पैसा चाहिए, तो विपक्ष बैठी है, विपक्ष कहेगी ज्यादा है, विपक्ष कहेगी ज्यादा है, क्या करो? तो उसके विरुद्ध विपक्ष क्या करेगी? कटौती प्रस्ताव लाएगी, जिसमें क्या कहा जाएगा कि अनुदान की मांग में क्या किया जाए? कमी किया जाए। अनुदान की मांग में कमी करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? कटौती प्रस्ताव कहलाता है। अब यह कटौती प्रस्ताव सरकार की किसी विशेष नीति की आलोचना से संबंधित होता है। देखिएगा, यूपीएससी में भी सवाल पूछा है, कटौती प्रस्ताव का क्या अर्थ है? तो देखिएगा, गवर्नमेंट के किसी स्पेसिफिक पॉलिसीज को जब क्रिटिसाइज किया जाता है तो उसी का अर्थ होता है कटौती प्रस्ताव। यानी हम इसका विरोध कर रहे हैं, जितना पैसा आपने मांग किया वो पैसा सही नहीं है, उसमें कम कीजिए, हम उसी को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। यानी फिर एक बार सुन लें कि अनुदान की मांग करेगा कौन? सरकार करेगी। किससे करेगी? लोकसभा से करेगी, क्योंकि लोकसभा में यह पास होगा, चर्चा होगी, वोटिंग होगी, सरकार बहुमत में है, तो अनुदान की मांग पर चर्चा करेगी, वोटिंग होगी, पास होगा, सरकार बहुमत में पास करा लेती है, उतना पैसा मिल जाता है उसको। विपक्ष का यह कहना कि अनुदान की मांग में कमी किया जाए। अब सवाल एक बार और कि जब विपक्ष ये कहती है कि अनुदान की मांग में कमी किया जाए और उसको मालूम है कि इस पास नहीं होगा, फिर ये विरोध क्यों करती है? विरोध इसलिए करती है ताकि जब जनता के बीच में जाए तो ये कहे कि सरकार बहुमत के नशे में थी, पार्लियामेंट के फ्लोर पर उसे जनादेश था, मैंडेट था, और उसने आपके पैसे का अनर्गणन खर्च किया, जिसका हमने संसद के सदन के पटल पर विरोध किया था। तो विपक्ष इस हथियार का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ करती क्यों है? ताकि मैंडेट को अपने पक्ष में कर सके, जनादेश को अपने पक्ष में कर सके। ऐसे कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पॉलिसी कट, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। नीतिगत कटौती प्रस्ताव क्या है? कटौती प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण यह कटौती प्रस्ताव होता है क्या? नीति के आधार पर, पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है।
इसमें क्या करेगी सरकार ने? क्या किया? डिमांड्स ऑन ग्रांट्स, अनुदान की मांग की। मान लीजिए सड़क के लिए पैसे की मांग करती है कि सड़क बनाने के लिए 500 करोड़ रुपया चाहिए। विपक्ष का यह कहना कि इस वक्त सोशल सर्विसेज के लिए पैसा एक्सपेंस किया जाए, सड़क पर पैसा जो खर्च कर रहे हैं वो पॉलिसी आपकी गलत है। इसलिए इस अनुदान की मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए। आज के दौर में 1 रुपया में तो चाय नहीं मिलता है। यानी सरकार ने अगर 500 करोड़ रुपए की मांग की, 1000 करोड़ रुपए की मांग की है, विपक्ष का यह कहना कि 1000 करोड़ रुपए को घटाकर, यानी अनुदान की जितना भी मांग आपने की है उस कुल को घटाकर कितना किया जाए? 1 रुपया किया जाए। हम उसी को क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती प्रस्ताव। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव के पास होने का मतलब कि गवर्नमेंट्स को रिजाइन देनी पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि 26 जनवरी 1950 से जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ और आज तक कभी पॉलिसी कट मोशन प्रपोजल लाया नहीं गया। लाया गया होगा कभी, इक्का दुक्का लाया गया, लेकिन कभी पास नहीं हुआ। यह नीतिगत कटौती प्रस्ताव। दूसरा देखिए, प्रतीकात्मक या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, टोकन कट जिसको कहते हैं। हम इसे टोकन कट कहें या प्रतीकात्मक या सांकेतिक, इसका अर्थ भी जान लें। हम समर्थन नहीं करते। ये इस प्रतीकात्मक या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव या टोकन कट मोशन प्रपोजल का अर्थ होता है। हम समर्थन नहीं करते इसका। हम आप सारे लोग, मैंने भी इसका सामना किया है। जैसे बचपन में आप लोग रहे होंगे, मैं भी रहा, तो किसी ना किसी से लड़ाई हुई होगी, और लड़ाई हुई होगी या तो मैं मारा होगा या वो मारा होगा। मैं अगर मार खाया तो मेरे मार खाने का मतलब कि मारने वाला मजबूत होगा। अगर वो मजबूत है, मार रहा है, तो जैसे जैसे मारा होगा वैसे वैसे मुंह से गाली निकली होगी। और जैसे मुंह से गाली निकली, उधर से पट्ट से फिर पड़ा। उग्र रूप क्या, अगल बगल देखा, कहीं से पत्थर मिला, उठा के मार दिया मुंह पे, या और क्या, थूक दिया। यह भी विरोध है। हम विरोध कर रहे हैं इस बात के लिए कि हमको मालूम है कि तुम मजबूत है, लेकिन हम विरोध करेंगे जरूर। या उग्र और विरोध क्या हो सकता है? मारा, कचकचा के काट लिया, यह उग्र विरोध है। वैसे ही लोकसभा में विपक्ष को मालूम है कि सरकार मेजॉरिटी में है, जितना पैसा चाहेगी उतना पैसा निकाल लेगी, लेकिन हमारा काम क्या, हम विरोध करेंगे, हम समर्थन नहीं करते। तो ऐसे में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा कि अनुदान की मांग में से 100 रुपया कम किया जाए। अब आप सोचिए, 1000 करोड़ रुपए की सरकार ने मांग की, सड़क बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की मांग की। विपक्ष का कहना कि हम समर्थन नहीं करते, इसलिए 500 करोड़ रुपए में से क्या किया जाए? 500 करोड़ रुपए में से 100 रुपया कम कर दिया जाए। हम समर्थन नहीं करते तो 100 रुपया सरकार भी कम कर देगी। ठीक है भैया, तुम विरोध दर्ज करा लो। तीसरा जो कटौती प्रस्ताव है उसको नाम देते इकोनॉमिक कट, आर्थिक मितव्ययी कटौती प्रस्ताव। आर्थिक मितव्ययी कटौती प्रस्ताव, इकोनॉमिक कट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इस आर्थिक मितव्ययी कटौती प्रस्ताव का अर्थ क्या है? मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करना। तो इसमें विपक्ष क्या कहेगी? अनुदान की मांग में से एक विशेष धनराशि, एक विशेष धनराशि कम किया जाए।
यानी गवर्नमेंट जितने डिमांड्स ऑन ग्रांट्स की मांग करेगी, विपक्ष का यह कहना कि उस डिमांड ऑन ग्रांट्स में से एक स्पेसिफिक अमाउंट्स कम कर दिया जाए, जिससे कम खर्च में भी काम चलाया जा सके। आज दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में मैं जरूर इसके आगे बताऊंगा आपको कि कितने पार्लियामेंट्री कमिटीज होते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज के साथ साथ अनुदान की मांग पे चर्चा हुई, अनुदान पास होगा, फिर सरकार क्या करेगी। अनुच्छेद 113, 114 के तहत जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है, विनियोग विधेयक होता है, पास कराती है, और जितना पैसा उसमें लिखा था उतना पैसा भारत की संचित निधि में से निकाल लेती है। फिर अनुच्छेद 115 आता है, 115 में जिसमें आप कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और एडिशनल ग्रांट्स। 116 में वोट ऑन अकाउंट्स होता है, वोट ऑन क्रेडिट्स होता है। उसके बाद 117 बचता है जिसको हम वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल कहते हैं। और जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, जैसे कार्य मंत्रणा समिति है, नियम समिति है और इंक्वायरी कमिटी है, पब्लिक अकाउंट कमिटी है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, इन समितियों पे भी मैं चर्चा आपके सामने अगले वीडियो में जरूर करूंगा। धन्यवाद।